तो ये वर्कशॉप जैसे बेसिकली किस चीज के बारे में, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग अगर आप देख रहे हैं सिंपली 3 वर्ड्स हैं, स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग। राइटिंग में थोड़ा अच्छी है तो कॉम्प्रोमाइज करना उसमें। ठीक है, बेसिक क्या है इन तीनों का, वी कैन डिस्कस की होता क्या। स्टॉक, व्हाट इज स्टॉक? कंपनी का स्मॉल जिसकी कैपिटल मार्केट कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, फाइबर From companies that divided into small units, it's called a stock. स्टॉक भी बोल सकते हो, स्क्रिप्ट भी बोलते हो, सेम चीज को ना एक ये भी बोला जाता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट इज द सेम थिंग। ठीक है, मार्केट It is a place where buying and selling. है ना, जहाँ पे मतलब खरीदो और आप कुछ खरीदो और बेच सकते हो कुछ चीज, है ना। एंड ट्रेडिंग आदान प्रदान, प्रदान करें to है the ना? motive of profit. बट हिंदी इंग्लिश चलेगा ना, हाँ, मतलब आप कुछ चीज बाय कर रहे हो, कुछ सेल कर रहे हो, दैट्स ट्रेडिंग सिंपली। तो स्टॉक क्या होता है? दैट्स ए स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो आप एक कंपनी के अंदर ओनरशिप ले सकते हो, या यू कैन से स्टेक होल्डिंग आप ले सकते हो, है ना, वो आपका हो गया स्टॉक। एंड अगर हम तो सेम चीज, ये मूवी आप लोगों ने देखी होगी, हर्षद मेहता की मूवी। ठीक है, रिस्क है तो रिस्क है। एंड दिस इज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो मुंबई में है, बीएससी। और इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब मेनली एनएससी बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, कोई बताएगा एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बीएससी इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया। मतलब इतना मुझे याद नहीं है, बस इतना पता है कि पुराना है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट बेसिकली क्या है? इट्स अ प्लेस जहां पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंपनी की ओनरशिप बाय या सेल कर सकते हो, है ना, दैट्स अ प्लेस। बाय और सेल ये कर सकते हो। मुंबई, इंडिया के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट है, 3। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी एंड देयर इज एमसीएक्स। ठीक है, एमसीएक्स क्या होता है? मल्टीपल कम्युनिटी एक्सचेंज। कम्युनिटीज पता है व्हाट इज कम्युनिटी? सर्विसेज। कम्युनिटी मतलब कोई भी चीज, जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और क्रूड ऑयल हो गया, है ना, वीट हो गया, ये सब चीजें आती है कमोडिटीज, है ना। बेसिक आप नेचुरल रिसोर्सेज बोल सकते हो जिनको आप यूज कर रहे हो, दीज थिंग्स आर कॉल्ड कमोडिटीज। तो उसका जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है हमारा एमसीएक्स। ठीक है, ये भी मुंबई में, तीनों ही मुंबई में, इसीलिए मुंबई को कहा जाता है आर्थिक राजधानी या फिर फाइनेंशियल कैपिटल। And sir, what about OTC? ओटीसी इज डिफरेंट थिंग। मतलब वहां पे क्या, ओटीसी क्या होगा कि आप कोई चीज एग्रीमेंट करना चाह रहे हो, मैं करना चाह रहा हूँ, जहाँ पे हम दोनों का मैच होगा। मतलब मान लो कि क्वांटिटीज के ऊपर तुम मुझे गोल्ड देना चाह रहे हो, तुम सोच रहे हो मतलब गोल्ड के ऊपर हम करते हैं ओटीसी। तुम सोच रहे हो मैं 50 kg गोल्ड करता हूँ सेल, यहाँ से कोई बायर है जो 50 kg करने वाला है, तो ओवर अ काउंटर क्या होगा, मतलब ओवर अ टेबल आप लोग ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो उसके बाद By meeting physically आते हैं। जैसे बाकी फिजिकली भी होता है, आजकल ये डिजिटली भी होता है। ओटीसी जो है आपका, ये डिजिटली भी मैच होता है। अगर आप जैसे ट्रेडिंग में देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, फिजिकली हम लोग यहाँ से अपना ही ऑर्डर डाल रहे हैं ना, कि मेरे को 15 शेयर बाय करने हैं रिलायंस के। बैकएंड में हमारे पास एक सिस्टम है जो मैच कर रहा है कि वहाँ से कौन सेल कर रहा है, जहाँ पे ट्रांजेक्शन मैच करती है वहाँ पे आपका जो है बाइंग एंड सेलिंग हैपन, ट्रेडिंग वहाँ पे कंप्लीट होती है। तो बेसिक स्टॉक मार्केट आपका ये, जहाँ पे आप बाय एंड सेल कर सकते हो कंपनी जो कि पब्लिक लिस्टेड है। स्टॉक मार्केट के अंदर पब्लिक लिस्टेड कंपनी, कंपनीज के अंदर भी अगर आप जाओगे, देयर आर डिफरेंट, मतलब 3 बेसिक कंपनी आप बोल सकते हो, पब्लिक लिस्टेड, प्राइवेट लिस्टेड, 1% company. है ना, सिंपल। हाँ, तो जो प्राइवेट लिस्टेड कंपनी है वो स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट के थ्रू नहीं आती है, वो आती है प्राइवेट इक्विटीज के थ्रू आती है। ठीक है, जिनका आप लोगों ने सुना होगा ग्रे मार्केट के अंदर, जैसे कोई भी आईपीओ आता है तो उससे पहले वो कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रे मार्केट है उसके अंदर लिस्टेड रहता है, उसका भी एक अलग ही मार्केट है, वहां पे भी मतलब ट्रेडिंग होती है, बट वहां पे क्या रिस्क है, देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व, क्योंकि वो क्या है, गवर्न नहीं कर रहा, कोई भी जो गवर्नमेंट की बॉडी है उसको गवर्न नहीं कर रही, इसलिए क्या है वो रिस्की है थोड़ा। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमारी पब्लिक
लिस्टेड कंपनीज ही जो है उनकी आप बाइंग एंड सेलिंग ट्रेडिंग ये कर सकते हो। ओके, तो कंपनीज आपको ओनरशिप दे रही है। इक्विटी का मतलब क्या है? दे आर गिविंग यू सम पार्ट की तुम इस कंपनी के इतने इतने हिस्सेदार हो। क्यों दे रही है? Data points. उनको पैसे चाहिए आगे का काम करने के लिए। हाँ, तो दिस होल वर्ल्ड इज लाइक गिव एंड टेक, है ना। अगर बेसिक ट्रांजेक्शन देखा जाए 3 टाइप की ट्रांजेक्शन होती हैं। एक गिवर्स, एक बुक है पढ़ना अगर आप लोगों को टाइम मिले, गिवर्स एंड टेकर्स। तो एक होती है गिवर, जो आपको क्या करें, कुछ ना कुछ, जिनको मतलब उस ट्रांजेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ चाहिए। मतलब अगर वो 10 रुपए इन्वेस्ट करें, दे वांट कि मेरे को भाई चाहिए यहाँ पे 100 का इन्वेस्ट रिटर्न, so that they are in category of giver, sorry they are in the category of taker, कि वो उनको मैं केवल 10 का इन्वेस्टमेंट करूंगा, चाहिए मुझे वो। इस चीज को आप किसी भी चीज में ले सकते हो, पैसों के फॉर्म में ले सकते हो, फिजिकली फॉर्म में ले सकते हो, इमोशनली फॉर्म में ले सकते हो, मतलब जहाँ पे आप बोलो। वो बुक में मतलब कंप्लीटली वो केवल ट्रेडिंग के ऊपर नहीं है, बट इट्स ऑन दैट। इसके अपोजिट टेकर, जिनको देना 10 ही है, मतलब जिनको नहीं चाहिए, मतलब दे डोंट वांट एनीथिंग बट दे आर वेरी गुड एट गिविंग थिंग्स। और देन थर्ड इज मैचर्स, कि अगर 50 दे रहा हूँ तो मुझे 50 ही चाहिए, न ज़्यादा ना कम। तो दीज थ्रीज ऑफ ये 3 टाइप की आपकी कैटेगरी होती है। तो इक्विटी के अंदर अगर आप देखो ना, यहाँ पे क्या है, आपको कुछ ओनरशिप मिल रही है, यू आर गेटिंग ओनरशिप, इक्विटी राइट्स मिल रहे हैं, या फिर आप शेयर होल्डिंग ले रहे हो। तो वहाँ पे वो आपसे मनी ले रहे हैं और आपको क्या दे रहे हैं, शेयर होल्डिंग दे रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या रहता है कि कंपनीज को चाहिए होता है, दे रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ फंड। कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, बिजनेस कर रहे हो आप, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेल्स, हर चीज के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हम लोग यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, इसके अंदर भी एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी है जो रिक्वायर्ड है, मतलब हुआ है, पुट इन हुआ है। तो उसको फंड करने के लिए कंपनी से करती है, दे रिक्वायर सम फंड। तो वो आपको फंड देगी, फंड के बदले में आपको ओनरशिप देंगे कि ठीक है इस कंपनी के अंदर आप हिस्सेदारी करो। अब ये आप लोगों ने फाइनेंस में पढ़ा होगा कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ फंडिंग। अभी हम बहुत बेसिक बेसिक चल रहे हैं, धीरे धीरे हम एडवांस जाएंगे, है ना। तो 2 टाइप की फंडिंग होती है। फर्स्ट, हाँ, इक्विटी फंडिंग और डेट फंडिंग, Borrowed capital or owned capital. ओन कैपिटल। तो डेट के अंदर क्या होता है कि यू हैव टू गिव सम सर्टेन पार्ट ऑफ इंटरेस्ट एज एन इंटरेस्ट। जैसे वो सिंपली हम बोलते हैं ब्याज पे पैसा देते हैं। जैसे अगर आप किसी से 1000 रुपीज दे रहे हो, तो वहाँ पे अगर आप 7% का इंटरेस्ट दे रहे हो, तो उसको आपको 70 रुपए देने हैं 1 साल के अंदर। तो दैट इज डेट। वहीं पे इक्विटी के अंदर क्या होता है कि आपको किसी को कुछ इंटरेस्ट नहीं देना, ठीक है। आप उसको ओनरशिप दे रहे हो, जो भी आप प्रॉफिट कर रहे हो उसके अंदर, उसके आप इक्वली, जितनी परसेंटेज में आप इक्विटी ले रहे हो उतने परसेंटेज के आप हिस्सेदार बनते हो उसके प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। बाकी डिविडेंड होती है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि कंपनी, सपोज हमारा है फिनशाला, सिंपली हम लोग सपोज कि हम 10 लाख रुपए कर रहे हैं प्रॉफिट, ठीक है। और हमारे साथ 10 लोग हैं जो ऑलरेडी हमारे पार्टनर हैं, मतलब उनको हमने अपनी इक्विटी दे रखी है। तो उन 10 लाख के ऊपर उनका भी कुछ ना कुछ राइट बनता है, क्योंकि उन्होंने इनिशियली जब हम लोग कर रहे हैं तो वहां पे क्या उन्होंने कैपिटल दिया हमको। तो वो मेरे ऊपर है कि मैंने 10 लाख जो प्रॉफिट अर्न किया है, वो 10 लाख में तुमको किस तरीके से देना चाहता हूँ, मतलब अपने जो शेयर होल्डर है उनको हाउ आई कैन बेनिफिट देम। तो उसके लिए होता है डिविडेंड, कि ठीक है मैंने सोचा कि 10 लाख रुपए मैंने कमाया है, तो 2 लाख का दे देते हैं सबको, जितना जिसकी परसेंटेज ऑफ इक्विटी है उस हिसाब से। तो वो होता है डिविडेंड, कि आपके प्रॉफिट के अंदर आपको कितने हिस्सेदारी मिल रही है, ठीक है। और ये चीज क्या होता है, अगर आप डिविडेंड का जो रूल है, मतलब इट्स टोटली डिपेंड अपॉन कंपनी पॉलिसी। बहुत सारी कंपनी है, आईटीसी है, और जितनी भी आपकी पीएसयूज कंपनी है ना, तो वो सारी कंपनीज क्या है, वो मस्ट डिविडेंड देती हैं। वहीं पे अगर आप देखो कुछ कंपनीज हैं जो डिविडेंड बिल्कुल नहीं देती हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है। और आप ना एज अ शेयर होल्डर, आपका बिल्कुल भी हक नहीं है कि आप बोलो कि मेरे को डिविडेंड चाहिए, भाई मैंने पहले पैसा दिया है मुझे डिविडेंड चाहिए। एक कंपनी की पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको डिविडेंड देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। तो डेट के अंदर हम लोग कैसे अपने जो मनी है उससे अर्न करते हैं, या फिर बोलते हैं मनी को ग्रो करते हैं। इंटरेस्ट मिलता है, आपने 1000 रुपए दिए, 70 रुपए आपको मिल रहे हैं, तो आपका मनी क्या होगा, फर्स्ट ईयर 1000 था, वहां से अभी 1070 हो गया, है ना। तो वहां पे क्या इंटरेस्ट आपको मिला है। बट इक्विटी के अंदर क्या होता है, सपोज आईटीसी है, ठीक है, आईटीसी अभी करंटली 320 के अराउंड है, 320 340 ऐसे कुछ है। सपोज ये हर 3 महीने के अंदर 4 रुपए का डिविडेंड दे रही है आपको, साल भर में 16 रुपए दे रहा है आपको एज अ डिविडेंड, ठीक है। और सपोज करो साल भर के बाद 400 भी हो गया,
तो यहाँ पे क्या है, हम लोग को दो तरीके से इनकम हो रही है। ठीक है, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है 320। 320 ठीक है, 16 रुपए एज अ डिविडेंड हमको मिल रहा है। और यहाँ से यहाँ जो इंक्रीज हुआ है 80 रुपीज, कैपिटल एप्रिसिएशन। तो ये क्या हो, कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ है आपके, मतलब कभी इंटरव्यूज वगैरह में अगर आप जा रहे हो तो वहां पे पूछ सकते हैं कि इक्विटी के अंदर हाउ यू कैन बेनिफिट इट फ्रॉम सर्टेन थिंग। तो डिविडेंड एक चीज होती है, दूसरा आपका कैपिटल एप्रिसिएशन है। तो बेसिकली एज ए इन्वेस्टर हम लोग को क्या देख के इन्वेस्ट करना चाहिए, डिविडेंड के बेस पे या कैपिटल एप्रिसिएशन को देखते हुए? और डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टिंग है, What you would say? वो तुम्हारे ऊपर है। अब जैसे मान लो कोई रिटायर्ड कोई पर्सन है हु इज गोइंग टू गेट रिटायर्ड, है ना, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई मेरे लिए हर साल Regular. कुछ ना कुछ इनकम आए, है ना, मैं रिटायर होने वाला हूँ, है ना। उसके लिए क्या रहता है, ही विल ऑलवेज ट्राई कि भाई ऐसी कोई कंपनी मिले जिसके अंदर डिविडेंड इजीली मिल जाए मुझे, डिविडेंड मतलब मिले आसानी से। तो वो है कुछ कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ मैं। डिविडेंड, फिर कुछ कंपनीज रहती है जिनको डिविडेंड नहीं चाहिए। अगर आपने ऑफ टॉपिक हो जाएगा, बट म्यूचुअल फंड का अगर आपने सुना हो ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। Yes, yes. कौन कौन से होते हैं? बेसिकली सर एक बैलेंस होते हैं जिसमें डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों देख के चला जाता है। हाँ। एक कैपिटल एप्रिसिएशन पे फोकस करते हैं और एक रेगुलर इनकम पे फोकस करते हैं। तो आप जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, जब भी आपने ग्रो के अंदर करा होगा, किसी ने ट्राई किया ग्रो के अंदर, है ना, जब भी आप कोई फंड चुनते हो तो उसके अंदर क्या आता है कि 2-3 टाइप्स की आपके पास ऑफर आते हैं। एक होता है कि, क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या होता है अल्टीमेटली, वो भी कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। और हो सकता है कि मान लो उन्होंने आईटीसी, रिलायंस, रिलैक्सो, है ना, इन सब के अंदर करा हुआ है, उनमें से अगर कोई डिविडेंड दे रहा है तो वो पैसा म्यूचुअल फंड के पास आएगा ऑब्वियसली। तो वो आपसे ऑप्शन पूछता है कि व्हाट डू यू वांट अस टू री इन्वेस्ट दिस डिविडेंड अमाउंट बैक इन द स्टॉक, और आपको वो चाहिए। तो आप लोग मतलब ठीक है, पता करना, देखना आप, मतलब अगर आपको मिले कहीं पे स्टडी कि क्या डिफरेंट है अगर आप मनी को री इन्वेस्ट करते हो और सिंपली उसको यूज करते हो। कंपाउंडिंग इफेक्ट उसके Long अलावा term जो invest आपका कर सकते हैं। आरओआई होता है, अगर आप निकाल लेते हो तो आपको आरओआई का लॉस हो जाएगा जो आप उस पे कमा सकते थे। पोटेंशियल लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में हो और सकता ज्यादा है। इनकम आ सकता है। हाँ, अगर आप री इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आपको ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल प्रॉफिट का जो लॉस। प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा। बट इसको पढ़ना, आप देखना कुछ कंपनीज का, एक अच्छा खासा आपको मिलेगा। सेम फंड पकड़ना ग्रो के अंदर, और उसमें दोनों का देखना कि कोई भी फंड है, अगर यहाँ पे नेट होता तो हम देखते भी, पर ठीक है, आप लोग देखना, ग्रो में देखना, कोई भी एक फंड पकड़ना। ठीक है, सिंपली अगर आप कोई भी मिड कैप का फंड पकड़ना, मिड कैप या फिर ठीक है, ये भी 3 टाइप के होते हैं, वो आगे आएगा ऐसे। टाटा मोटर्स। ठीक है, लार्ज लार्ज कैप फंड पकड़ना कोई भी, स्मॉल कैप। लार्ज कैप फंड पकड़ना कोई भी, और उसके अंदर देखना कि दो के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है, दोनों की एनएवी के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो एनएवी के अंदर आप देखोगे कि जो जिसमें डिविडेंड आपको मिल रहा है उसकी एनएवी ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि उसने आपको प्रॉफिट ना कहीं शेयर कर लिया ऑब्वियसली। ठीक है, और जहां पे डिविडेंड नहीं हुआ है वहां की एनएवी बहुत ज्यादा होगी। हो सकता है कि एनएवी 100 हो और एक की एनएवी 120 हो। 120 क्यों डिफरेंस है, दैट कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो आप देखना उसको, काफी मतलब इंटरेस्टिंग है वो। तो इस तरीके से 2 टाइप की फंड आप मतलब पैसा जुटा सकते हो, डेट इक्विटी। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज कैसे निकाला जाता है कि आप किसी कंपनी के अंदर कितने हिस्सेदार हो, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ ओनरशिप यू हैव इन दैट कंपनी, है ना। तो ये बहुत सिंपल मैथ है, जैसे आपने पढ़ा ही होगा, जो जो यू डिवाइड बाय टोटल Total नंबर ऑफ share. 200। जितने भी है, मान लो कि हम 100 शेयर दे रहे हैं और आपने 20 ले लिए, तो 20 डिवाइडेड बाय 100, उतने परसेंट के आप उसमें ओनर हो। बहुत सिंपल चीज है ये। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्यों आते हैं लोग। आप लोग क्यों सीख रहे हो, मैं जानना चाहूंगा। सीखने के लिए इन्वेस्ट कैसे करना है। ओके, बस इन्वेस्ट कैसे करना है। नहीं सर, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है अच्छा और बैंक से इतना रिटर्न नहीं मिलने वाला। अच्छा, तो इसलिए, तो क्रिप्टो में क्यों नहीं जा रहे हो आप लोग, स्टॉक मार्केट में रिस्क नहीं है।
गवर्नमेंट इसमें उठा रहा है बिकॉज गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं करी, तो इस वजह से वो थोड़ा ज्यादा रिस्की में गिरता है। मेरी गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगाया है क्रिप्टो पे, तो यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के माइंड में है कि क्रिप्टो आने वाला फ्यूचर हो सकता है, तभी ना। बट सर अकॉर्डिंग टू मी गवर्नमेंट ने क्रिप्टो पे टैक्स इसलिए लगाया ताकि जो जितनी मनी जा रही थी उसको कंट्रोल कर सके, बिकॉज क्रिप्टो इज टू रिस्की। आप जैसे देख लो अभी एकदम से क्रिप्टो काफी नीचे गिरी है। बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड है क्रिप्टो। हाँ, कोई भी उसको अगर मतलब एक बड़ा बायर है तो उसको अकेले अपने दम पे पूरी क्रिप्टो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो कि स्टॉक मार्केट में पॉसिबल नहीं है या रेगुलेटरी बॉडी की वजह से। क्रिप्टो मार्केट क्या, इट्स नॉट रेगुलेटेड। यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई है, देयर इज समवन, अगर कुछ होता है आपके साथ तो दे कैन टेक एक्शन। तो एक चीज मतलब आप लोग मे बी, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग यू विल गो दिस ट्रेडिंग थिंग, मतलब चाहो तो आप एक स्मॉल एक्सरसाइज टाइप ही कर सकते हो कि व्हाई डू यू वांट टू डू ट्रेडिंग, व्हाई डू यू वांट टू परस्यू और लर्न ट्रेडिंग। इनकम, पैसा कमाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से लेके आप ड्रॉप शिपिंग सीखो, और कुछ भी चीज आप करो, है ना, जॉब भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज है, चलो बता ही देता हूँ, दिमाग में आई है कि जब भी हम ना कोई भी मतलब, ये वाली बुक में ही पढ़ा था मैंने, कॉस्ट फ्लो, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ठीक है। तीन टाइप के हमारे तरीके होते हैं जहाँ से हम पैसा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली एक ई, जिसमें आप क्या एम्प्लॉयर हो, किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो, उससे आपको वेज मिल रहा है, तनख्वाह मिल रही है, तो यहाँ से आपको एक हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका 15 घंटे काम करो, 20 घंटे काम करो, पैसा आपको उतना ही मिलने वाला है। बहुत मतलब 12 घंटे का शिफ्ट है आपका, आप 100% इफिशियंसी दे रहे हो तो भी आपको उतना ही मिलने वाला है, और अगर आप 50% से भी करो तो भी आपको उतना ही मिलने वाला है ना। तो अमाउंट टाइम के हिसाब से आपका मनी जो है वो डिपेंड नहीं करता। वहीं एक होता है आपका एस, सेल्फ एम्प्लॉयड। ये लोग क्या होते हैं कि भाई इनको किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं होता, तो दे डू देयर ओन थिंग टू, जॉब हो गई, शॉप हो गई, बेसिक, तो वो सब चीज इसके अंदर आती है, ठीक है। फिर आता है आपका बिजनेसेस, जिसके अंदर क्या है कि लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, है ना। रिलायंस है, रिलायंस के अंदर आपको लगता है मुकेश अंबानी खुद काम करते होंगे, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं ना जो उनके लिए काम कर रहे हो, तो वो यहाँ पे क्या, यू आर अर्निंग मनी बाय लिवरेजिंग अ गुड माइंड, उन लोगों को आप हायर कर रहे हो, वहां पे आपको जो है वो मिल रहा है। देन एंड लास्ट आता है इन्वेस्टर, ये कुछ नहीं करता, पैसे देता है बस। तो इस चीज के लिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका टाइम बाउंडेशन बहुत ज्यादा है। इन्वेस्टर, एम्प्लॉयर हो या फिर एस हो, आपके किसी कदम की शादी है, नहीं जा सकते, छुट्टी नहीं मिलेगी। तो बिजनेसमैन मुकेश अंबानी बोले भाई तू काम कर, मैं जा रहा हूँ छुट्टी पे। इन्वेस्टर, पैसा डाला, कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे आपको जो टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, वो चीज मिलती है इस क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये चीज देखना आपकी आई, व्हाई डू यू वांट टू परस्यू और लर्न दिस थिंग, ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग। आई थिंक परमानेंट मार्केट यूज करना है, वो ना यूज करना, परमानेंट थोड़ी देर में ऐसा हो जाएगा तो ये वाला यूज करो, वो सही है। तो इस चीज को आप देखना, व्हाई डू यू रियली वांट टू डू ट्रेडिंग या ट्रेडिंग, कोई भी व्हाई, मतलब कोई भी चीज क्यों करना चाह रहे हो, नॉट ओनली इन ट्रेडिंग। हाँ, एक्स्ट्रा इनकम के लिए ट्रेडिंग कर रहा है। अच्छा, फिर आप नॉट अबाउट सर ओनली इनकम, लाइक इवन अगर हम लोग आगे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, इवन अपनी हाँ। कंपनी खुद खड़ी करते हैं, देन उसमें हम स्टॉक मार्केट को अगर सही से एनालाइज कर पाएंगे तो हमें आगे चल के फायदा मिलेगा अपनी कंपनी के लिए। अभी मैंने आपको एक बहुत छोटी हिंट दी थी, ट्रेडिंग के अंदर ना आपके पास टाइम फ्रीडम रहती है, बाकी जगह आपको टाइम फ्रीडम नहीं मिलेगी। टाइम बाउंडेड नहीं है। एंड जितना वर्क टाइम बाउंडेड नहीं है, यू कैन ट्रेड और इन्वेस्ट फ्रॉम एनीवेयर। मैं गोवा में बैठ के भी कर सकता हूँ, मनाली में जाके भी कर सकता हूँ, इंटरनेट चाहिए बस। तो दैट थिंग, छोटी मोटी चीज मैंने बोला ना, मेटलिस्टिक चीजें, अगर आपका वाई है ना तो बहुत कमजोर है वो। ठीक है, अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां के अंदर ना वेल्थ क्रिएट हुई है, जैसे अगर आपको दिख रहा होगा रॉयल इनफील्ड, कैन एनीवन गेस कि रॉयल इनफील्ड मतलब कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है रॉयल इनफील्ड? नहीं। हु?
आई थिंक सबको पता ही होगा रॉयल एनफील्ड, लद्दाख जाना ही होगा सबको। नहीं, कौन करता मैन्युफैक्चर रॉयल एनफील्ड? ठीक है, आप पता करना। ठीक है, तो ये ग्राफ है उस कंपनी का जो रॉयल एनफील्ड को मैन्युफैक्चर करती है या बनाती है। तो इसमें अगर आप सिंपली देखो, मतलब दिख भी नहीं रहा होगा वैसे तो, ऑलमोस्ट 2000 के अराउंड जो रॉयल एनफील्ड है, इट्स आइशर मोटर, सुना होगा आप लोगों ने, उसके ट्रक्स भी रहते हैं, उनकी मोटरसाइकिल्स भी रहती हैं, है ना। और आप लोग जैसे स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रहे हो तो थोड़ा इन चीज़ों को एनालाइज करना देखो कि जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कौन सी कंपनी बना रही है, क्या ये लिस्टेड है या नहीं लिस्टेड है, ये बहुत ज़रूरी है, मतलब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो, या फिर इसके टच में रहना चाहते हो तो रॉयल एनफील्ड जो है आइशर मोटर बनाती है। और अगर आप आइशर मोटर का अगर सिंपली चार्ट देखोगे तो 2000 के आसपास वो 4 रुपए के आसपास था, 150 रुपये लेके 4 रुपए के आसपास, आज वही 3500 के आसपास है। तो शेयर की फेस वैल्यू क्या थी, 1 रुपीज और 2 रुपीज? ये एडजस्टेड है, इट इज आफ्टर एडजस्टेड। तो अगर आपने 3 रुपए में भी लिया तो वो भी कितना एक्स हो गया, आई थिंक मोर देन 1200 एक्स, 1000 से मतलब 1100-1200 एक्स के आसपास हो चुका है वो। तो दिस इज कॉल्ड वेल्थ क्रिएशन, कि यहाँ पे क्या आपका वेल्थ क्रिएट हुई है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोगों ने भी सुने होंगे कि Right. MRF का सुना होगा एग्जाम्पल, है ना, लोगों के मुंह से कि MRF में हमने 2 रुपये इन्वेस्ट किया था, 3 रुपये इन्वेस्ट किया था, आज 90,000 80,000 के आसपास है। 9,000. हाँ, तो अभी ऐसे stock split होगा उसका, just reason। हाँ। सर मैं एक पॉइंट था एक्चुअली, जैसे हम लोग काफी न्यूज आती है कंपनी ने 100% डिविडेंड पे किया, जैसे जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं उनको लगता है कि जो शेयर प्राइस है उसी के ऊपर डिविडेंड पे होता है, जबकि रियलिटी होती है फेस वैल्यू के ऊपर होता है। तो 2 रुपीज 3 रुपीज पर शेयर हाँ, डिविडेंड। ये तो आपको मतलब धीरे धीरे पता तो सर करना ही ये पड़ेगा। तरीके की कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती नहीं नहीं नहीं, ये इट्स, है आप कि पढ़ोगे strategy- ये लॉज हैं, डिविडेंड पॉलिसीज के अंदर एक स्ट्रक्चर वे में लॉ है ना। कोई अपने हिसाब से नहीं सकता कि मैं फेस वैल्यू पे दूंगा, कोई किसी और पे दूंगा, ऐसा नहीं। तो स्टैंडर्ड रहे, सभी चीज एक ही चीज को फॉलो करें, इसलिए डिविडेंड जो है हमेशा उस पे दिया जाता है, जी सर। फेस वैल्यू पे दिया जाता है। एशियन पेंट, ये भी एक बहुत ही तगड़ा, मतलब एक ऐसी कंपनी रही है जिसने अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करी है। तो इसको भी अगर आप देखोगे 2000 के आसपास, 2000 मतलब ईयर 2000 के आसपास, ये भी 2030 के आसपास है, और आज ये भी 3000 के आसपास है ना। तो ये भी ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 200-300 गुना आपका मनी 20 साल 22 साल के अंदर ग्रो हुआ है। और ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनता ही बनता है ना। यहाँ पे आपकी वेल्थ डिस्ट्रॉय भी होती है। बहुत सारी खबरें आपने सुनी होंगी कि लोगों का पैसा, घर, जमीन, जायदाद बिक गया। हाथ खड़ा किया हुआ क्या आसपास? मेरे फ्रेंड्स का 1 लाख का लॉस हुआ है, मेरे पिताजी का। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा भी होता है। अब अगर आप देखो, यस बैंक बहुत ही मस्त केस है, किंगफिशर एयरलाइंस ही बंद हो गई, उसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया होता था कि आप, तो फिर कुछ नहीं होता। यस बैंक में अगर आप देखोगे रिसेंटली, तो वो भी ऑलमोस्ट 300 के अराउंड से, कह सकते हो कि 95% आपका पैसा गया। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो 4000 ही बचा हुआ अभी। इवन पेटीएम। पेटीएम, तो ऐसे बहुत सारी कंपनी है जहाँ के अंदर वेल्थ है। वाइजूस का भी लिस्ट कहाँ है? वाइजूस लिस्ट नहीं हुआ था। जोमेटो। Zomato का भी. जोमेटो भी हुआ है, वोडाफोन, वोडाफोन का है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे पैसा बहुत सुंदर है, डाउन साइड भी है यहाँ पे। अब एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाई द प्राइस ऑफ अ स्टॉक फ्लक्चुएट, क्यों किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता है? डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर्स। ओके, बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है. मतलब इंसान को, मतलब जब प्राइस हाई होते हैं तो मोस्टली लोग खरीदते हैं. ओके, जब प्राइसेस हाई होता है मतलब तो जैसे बूम पीरियड आता है तब लोग ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करने लग जाते हैं. ओके, बूम पीरियड तो फिर आते ही डिमांड देख के, जब डिमांड बढ़ जाती है सप्लाई कम होती है, दैट इज कॉल्ड बूम पीरियड। कंपनी के Vice बैलेंस versa शीट की होगा। वजह से भी, ये कंपनी के बैलेंस शीट की वजह से भी, जैसे अगर मान लीजिए कंपनी डिविडेंड में है तो ऊपर जाएगा, कंपनी लॉस पे चल रही है, कोई स्टॉक नहीं खरीदेगा, सब लोग बेच देंगे। अच्छा, जो प्रॉफिट है वो P&L में आता है, बैलेंस शीट में नहीं आता। वही जैसे मान लीजिए बैलेंस अगर शीट में कंपनी अच्छा डिविडेंड, मतलब उसका ग्रोथ अच्छा है, सब लोग उसका डिमांड ज्यादा रहेगा, और कंपनी हमेशा लॉस में रहेगी तो कोई इसको मतलब स्टॉक कोई नहीं खरीदेगा। हाँ, तो बेसिकली देखा जाए तो मेन चीज क्या है कि सेम बेसिक डिमांड एंड सप्लाई,
अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस क्या होगा? डिमांड ज्यादा है, डिमांड डिमांड ज़्यादा, ज्यादा है तो प्राइस ऊपर चला जाएगा। प्राइस इंक्रीज होगा, है ना? इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखोगे आपने लॉकडाउन के टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे क्या था, ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि मतलब 2000 का सिलेंडर कितने में बिक रहा है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जहाँ चाहो वहां तक बिक रहा है। देर इज नो मतलब कुछ कंपटीशन नहीं है। वहीं जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो क्या होता है? प्राइस डाउन चला Price जाएगा। प्राइस डाउन हो जाता है। आप लोगों ने देखोगे टमाटर वाले हैं, मंडी में जाओगे, स्टार्टिंग में जाओगे तो वो 30 रुपए किलो, बाय टाइम मंडी बंद होने वाली है तो अपने आप रेट कम करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये क्या पेरिशेबल चीज़ है, खराब हो जाएगी 2 दिन के बाद। तो इसलिए क्या करते हैं फिर वो कि ले जाओ भाई, जो भी मिल रहा है ले जाओ। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपका होता है कि अगर कोई चीज़ रियली वैल्यूएबल है तो उसका प्राइस इंक्रीज होगा, और अगर कोई कचड़ा है, यस बैंक, वोडाफोन, है ना, तो वो क्या, उसका प्राइस डाउन होगा। तो दिस इज द मेन रीजन, डिमांड एंड सप्लाई। और बैक एंड में खैर इनके बहुत सारे की डिमांड क्यों बढ़ी है, मेन रीजन क्या है, डिमांड इंक्रीज होना या फिर सप्लाई इंक्रीज होना। और बैक एंड में रीजन की डिमांड क्यों इंक्रीज हुई है, कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया है, कोई एक डिविडेंड अच्छे दे रही है। डिविडेंड अच्छा दे रही है, कंपनी एक नई ज्योग्राफी के अंदर जा रही है। अभी वो केवल इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही थी, वो अब यूएस में भी ऑपरेट कर रही है, तो यूएस में ऑपरेट करेगी तो वहाँ भी उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, है ना। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं किसी भी कंपनी के डिमांड इंक्रीज होने के। वैसे ही सप्लाई का भी रीजन होता है कि कंपनी के अंदर आग लग गई तो उसका इफेक्ट पीएनएल पे आएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे आएगा, और उसका इफेक्ट जब आएगा तो आपके स्टॉक प्राइस पे भी उसका इफेक्ट आएगा। तो ये एक मेन रीजन है कि डिमांड अगर आपकी ज़्यादा होगी तो प्राइस इंक्रीज होगा, और अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी तो आपका जो प्राइस है वो डिक्रीज होगा। तो ये बेसिक एग्जांपल है। अब इफ यू वांट टू बी प्रॉफिटेबल इन स्टॉक मार्केट तो आपको क्या पता करना है, किसकी डिमांड बढ़ने वाली है। आपको यही तो पता करना ना, डिमांड किसकी बढ़ने वाली है, जिसकी बढ़ने वाली है तो खरीद लो। क्या हो सकता है फ्यूचर में उसका आगे बढ़ सकता है डिमांड। जैसे कोविड के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों को था कि ये है, लोगों ने क्या किया, जो वो आते हैं यार हाथ धोते हो क्या, सैनिटाइजर को स्टॉक कर लिया, अपने घर में भर लिए, क्योंकि हाँ बना रहे हैं घर में। क्यों, उनको पता कि आज ये 100 का बिक रहा है, कल के दिन ये 300 का बिकने वाला है, तो वो बीच में क्या प्रॉफिट आ रहा है। तो वैसे ही अगर इन आपको पता चल गया पहले से कि इस स्टॉक की डिमांड बढ़ने वाली है इन फ्यूचर, तो आप क्या कर सकते हो, उसको खरीद सकते हो। तो आपको बस केवल इतना पता करना है टू बी प्रॉफिटेबल इन स्टॉक मार्केट कि किसकी डिमांड बढ़ने वाली है और किसकी डिमांड खत्म होने वाली है, या फिर किसकी सप्लाई बढ़ने वाली है। दैट्स इट, यू जस्ट हैव टू सी कि इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अब इसके दो तरीके होते हैं, आप डिमांड सप्लाई इस चीज को जानने के आपके पास दो तरीके हैं। वन इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। एक आपका हो गया टेक्निकल एनालिसिस। किसी को पता डिफरेंस क्या दोनों में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड टेक्निकल? मतलब फाइनेंस का बिजनेस मतलब बैलेंस शीट पीएनएल के बारे में होता है, और टेक्निकल मोस्टली स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स होता है, ग्राफ्स भी पाई चार्ट्स के ऊपर। टेक्निकल में बेसिकली हम कंपनी के जो स्टॉक के ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, कंपनी का आगे शेयर का प्राइस कैसा ट्रेंड जा रहा है, डाउनवर्ड है अपवर्ड है। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के बेसिक स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी को एनालाइज करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी के इंटरनल्स कैसे हैं। ओके, आप लोग किसी को, तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम ये कहते हैं बिजनेस को एनालाइज करते हैं कि ये बिजनेस कैसा है, इसके अंदर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे हैं, क्या ये भविष्य में बढ़ने वाला है। अगर हम देखें कि ई कॉमर्स है, आई थिंक कुछ टाइम के बाद क्या होगा, हमारी एजुकेशन भी ऑनलाइन ही जाएगी, है ना, घर से ही पढ़ा, ऐसा हो सकता है ना। तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट को हम देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर कि इस कंपनी का जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, बेसिक कोर है, उसके अंदर क्या हो सकता है। तो उसके लिए बहुत सारी चीजों को हम एनालाइज करते हैं, नॉट इवन अ सिंगल थिंग, बहुत सारी चीजों को एनालाइज करते हैं। वहीं पे जो टेक्निकल एनालिसिस है, इसके अंदर हम
बोलते हैं कि भाई भाव भगवान छे, प्राइस इज गॉड, है ना। स्टॉक का प्राइस मैंने बताया ना, आईटीसी एक साल पहले 200 के अराउंड था, अभी 320, 340, 360 तक इवन गया। वहां के बाद मतलब इट ऑलवेज फ्लक्चुएट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट बाय एंड लार्ज अगर आप देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 200 से 300 गया है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वी आर जस्ट सीइंग द प्राइस ऑफ स्टॉक, स्टॉक का प्राइस क्या है उसको हम एनालाइज करते हैं, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। वही फंडामेंटल एनालिसिस में देखेंगे आईटीसी ने करा क्या है, इसने किसी नई कंपनी को एक्वायर किया है। बीच में अगर आप देखो ये पी मैगी, उसको आईटीसी ने एक्वायर किया है। तो जैसे आप फाइनेंस से हो तो कोशिश करो ना इन चीजों को ना थोड़ा मतलब न्यूज़पेपर वगैरह में देखते रहा करो, तभी आपका जो फंडामेंटल जो आपने पढ़ा है और जो मतलब बुक्स में पढ़ा हुआ है उसको आप प्रैक्टिकली समझ पाओगे कि कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो देयर आर टू वे, वन इज फंडामेंटल एंड अनदर इज टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल के अंदर ना हम बहुत सारी चीजों को एनालाइज करना होता है, ठीक है। कंपनी एनालिसिस, कंपनी का एनालिसिस से पहले इसके अंदर देयर आर टू टाइप ऑफ वे जिसके अंदर हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। वन इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच, वन इज बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन में क्या होगा कि पहले आप देखोगे कि जिस भी कंपनी का आप देख रहे हो वो किस कंट्री के अंदर है, किस ज्योग्राफी के अंदर है। अगर हम सिंपली देखें टीसीएस का देखते हैं, सिंपल एग्जांपल टीसीएस का समझते हैं। तो टीसीएस कहाँ ऑपरेट कर रही है, इंडिया में, यूएस में, जो क्लाइंट्स है यूरोप के अंदर कर रही है। तो हमें करना पड़ेगा कि यहाँ पे जिन जिन कंट्रीज के अंदर ये, जिन जिन इकोनॉमिक्स के अंदर ये ऑपरेशन कर रही है, वहां पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। बीच में आपने देखोगे कि यूएस वीजा के अंदर कुछ सैंक्शंस लगे थे, H1 वीजा के अंदर। तो उससे क्या होगा कि यहाँ के एम्प्लॉयज वहां नहीं जा सकते, तो उसका इफेक्ट आएगा नहीं आएगा आईटी कंपनीज के ऊपर, वो आएगा। तो वो इफेक्ट पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, आपको उस चीज का एनालिसिस का पता होना चाहिए। तो वो आ गया आपका इकोनॉमिक स्टडी, इकोनॉमी कैसे कर रही है। फिर उसके अंदर कौन इकोनॉमी के अंदर क्या है, इंडिया इज अ होल, बहुत बड़ी इकोनॉमी है इंडिया। उसके अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं। आईटी एक है, ऑटोमोबाइल एक है, फार्मा एक है, एफएमसीजी एक है ना। आपको ये थोड़ा, क्योंकि आप इस चीज के अंदर आ रहे हो, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स कौन कौन से हैं, है ना। बैंकिंग एक सेक्टर है, बैंकिंग और इंश्योरेंस एक सेक्टर है। तो ये किस सेक्टर के अंदर आ रहा है, टीसीएस कौन सेक्टर के अंदर आती है, आईटी, है ना। तो आईटी के अंदर अगर कुछ भी चीज चेंज होगा तो टीसीएस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट करने वाली है, ओके। फिर उसके बाद आता है लास्टली कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तुमने सेक्टर देख लिया, मस्त है, कंट्री का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत तगड़ा है। अगर हम जैसे ईवीज की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, फ्यूचर भी दिख रहा है। बट एट अ कंपनी लेवल क्या ये कंपनी इतनी बड़ी बन सकती है इन फ्यूचर, तो वो एनालाइज करना। अब उस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उस कंपनी का फ्यूचर थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ से कितना ज़्यादा ये रेवेन्यू नेक्स्ट 4-5 ईयर्स के अंदर कर सकते हैं, उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। फिर फाइनेंशियल हेल्थ देखनी पड़ेगी कि कंपनी ने इतना कर्जा तो नहीं ले रखा है, कहीं डेट इतना ज़्यादा ले रखा हो कि कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पा रही है। लॉकडाउन में बहुत सारी कंपनीज बंद हुई, क्यों, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ डेट लिया हुआ था। और कोविड टाइम में सारे ऑपरेशन बंद, तो कंपनीज के बाद जिनके पास रिजर्व्स नहीं है, कैश नहीं है हाथ में, अल्टीमेटली दे हैव टू क्लोज, शट डाउन, बंद करना पड़ेगा उनको अपने आप को। तो आपको फाइनेंशियल हेल्थ देखनी पड़ती है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखना पड़ता है, ये कंपनीज नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर कितने परसेंटेज, आप लोगों ने सुना होगा एक टर्म CAGR। तो व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ CAGR, एनीवन नो? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो किस ग्रोथ रेट से कोई कंपनी ग्रो कर रही है, दैट इज योर ग्रोथ। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं। अगर हम देखें अमेजॉन, मे बी यू कैन स्टडी इट एज अ केस स्टडी, कि स्टार्टिंग में जो अमेजॉन थी और जो अभी करंटली आपका जोमेटो कर रहा है, जोमेटो कर रहा है, या फिर जितने भी ई कॉमर्स वाली वेबसाइट्स हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर करंटली जस्ट कैप्चरिंग द मार्केट, प्रॉफिट नहीं कर रहे हो, दे प्रॉफिट नहीं कर रहे। अन अकेडमी आप लोगों ने तो सुना होगा कुछ टाइम पहले। तो अन अकेडमी में क्या हुआ, अन अकेडमी के अंदर क्या हुआ, उन्होंने अपनी मार्केटिंग के अंदर इतना अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया है, बट अभी तक उन्होंने प्रॉफिटेबल नहीं है। तो कई बार होता है कि आपका सब कुछ ठीक है, हेल्थ अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, फंडिंग अच्छी आ रही है, सब आ रही है, प्रॉफिटेबल नहीं है।
तो उस चीज को आपको चेक करना था। एंड एट लास्ट वी हैव टू सी वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मीन्स आप लोगों ने एक कंपनी का नाम सुना होगा, नाइका। यस सर। गर्ल्स को ज्यादा पता होगा, पता ठीक है। तो नाइका का आईपीओ आया था 1200 के आसपास, 1200 हाँ, समथिंग का। आई थिंक 1200 नहीं था उसका, सर। ऐसा कुछ था कि मतलब 80% 90% के उस पे प्रीमियम पे ओपन हुआ था वो। मतलब मेरा भी लग गया था उसमें कहीं पे। तो नाइका के अंदर क्या होता कि नाइका के अंदर जो उसका वैल्यूएशन है, मान लो कि एक कंपनी है जो प्रॉफिट कमा रही है 200 रुपए का, और बाजार में उसका दाम हो रखा है 2000, तो दैट इज अनफेयर वैल्यूएशन। तो एट लास्ट आपको देखना होगा ये कंपनी किस प्राइस पे चीप है, क्या इसकी एक्चुअल औकात है। सिंपल टर्म में बोला जाए तो इसकी औकात कितनी है, क्या उसका है ना। जैसे हम किसी को उधार देते हैं, मुझसे कोई मांग रहा है उधार कि भाई दे दे 5 लाख रुपए, और कमा कुछ नहीं रहा है, तो दैट केस क्या, इट्स अ रिस्की थिंग। अगर मैं दे रहा हूँ तो पैसा नहीं आएगा वापस। एज एन इन्वेस्टर भी आपको ये चीज सोचना है कि जहां मैं डाल रहा हूँ। तो अब इन सब चीजों को पता कैसे करते हैं कि ट्रू वैल्यू, इट्स कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू, कि किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, रियल। अगर हिंदी में बोला जाए थोड़ा गंदा है उसमें, तो दैट इज कॉल्ड औकात क्या है, किस मतलब किस प्राइस को ये जस्टिफाई करता है, दैट इज आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। और इन सब चीजों के लिए अगर आप इतनी सारी चीजों को जान पाना एक आदमी के लिए, मतलब हर किसी के लिए इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इकोनॉमी को भी देख लो, इंडस्ट्री को भी देख लो, कंपनी को भी देख लो, बैलेंस शीट भी सीख जाओ। तो ये केवल फाइनेंशियल प्रोफेशनल ही कर सकते हैं, जिन्होंने पढ़ा बैलेंस शीट क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, कैश फ्लो क्या होता है। ओनली दे कैन डू अ गुड फंडामेंटल एनालिसिस। बाकी लोग भी कर सकते हैं, बट एफर्ट ज़्यादा लगेंगे आपके। तो इस चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग, जो MBA वगैरह में है, आप लोगों को वहाँ पे इस चीज़ को सिखाया जाता है। यहाँ पे तो नहीं सिखाते, बस सिर्फ सीखना चाहिए फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, वी की भाव की खोज, व्हाट इज द ट्रू जस्टिफाइड वैल्यू ऑफ दिस दिस स्टॉक, इस कंपनी का क्या है, ठीक है। ठीक है, ओके ओके, वी आर जस्ट अबाउट टू, ठीक है, फाइनेंशियल मॉडलिंग। एंड सेकंड थिंग इज आपका, तो इसमें वही CA CFA जिसने किया है, CFP किया है, MBA फाइनेंस स्टूडेंट है ना, उन सब के लिए ये फंडामेंटल एनालिसिस रहता है। तो सिंपली, एंड टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इसके अंदर आप कुछ नहीं करते, यू जस्ट एनालाइज द प्राइस बिहेवियर, हाउ प्राइस इज बिहेविंग, ट्रेंड क्या है, किस मोमेंटम से इंक्रीज कर रहा है ना, कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक चीज जिसको 1 करोड़ लोग परचेज कर रहे हैं, और एक चीज जिसको केवल 1000 लोग परचेज कर रहे हैं, डिमांड कहाँ पे ज्यादा होगी। तो वो वॉल्यूम को देखना, प्राइस को देखना, दैट्स द थिंग। ओके, टेक्निकल एनालिसिस। सर वो क्वेश्चन, जैसे अडानी कंपनी इतने डेब्ट पे बैठी हुई है, बट स्टिल दैट कंपनी इज गोइंग। डेट बुरा नहीं है, डेट कभी बुरा नहीं है। जब तुम इंटरेस्ट पे कर पा रहे हो ना, मैं 1 बिलियन का डेट ले लूं और उसका इंटरेस्ट अगर मैं सर्व कर पा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। बट सर इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी तो वही चीज है, चेंज भी नहीं पूरा। बहुत सारी चीजें हैं ना इसके अंदर। डेट कभी बुरा नहीं है, डेट इज नेवर बैड थिंग, बट ओनली थिंग इज दैट इफ यू आर एबल टू सर्व दैट इंटरेस्ट पार्ट को अगर आप पे कर पा रहे हो, तो वहां पे ये जरूरी है कि आप तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। ठीक है, तो हमारा आज फर्स्ट डे का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एंड इस वर्कशॉप के अंदर आप लोग, हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। फंडामेंटल के अंदर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके लिए 7 दिन के अंदर पॉसिबल है ही नहीं। एक ओवरव्यू दे दीजिए फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग किसका मतलब एनालिसिस करते हैं, लाइक ROI, सभी चीज, इक्विटी। एक चीज नहीं आती उसमें, इट्स अ कंप्लीट अ वेरी ह्यूज थिंग। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे, और कल से फिर हम इसके आगे मतलब एग्जैक्टली बाय वो हम सही टाइम पे सही जगह पे एंड हुआ। ओके, किसी को कोई डाउट क्वेश्चन? नो सर, आज तो बहुत बेसिक बेसिक था। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, कल भी सेम टाइम सर, कल भी सेम टाइम। हाँ, बाकी किसी को कुछ प्रॉब्लम है सर? 4:30 के अराउंड No, इट्स sir. कंफर्टेबल फॉर यू? विल अराइव। ओके।